हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंडर हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस सेक्शन वाइज। अभी तक हमने बायोलॉजी के 2 सेशंस लिए हैं। पहले सेशन में हमने स्टडी प्लान को डिस्कस किया था। दूसरे में हमने फंडामेंटल्स देखे थे। फंडामेंटल्स में बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके साथ ही हमने देखा था साइंटिस्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक, तो हमने जो फर्स्ट सेशन में पढ़ा है उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आज हम पहले ट्राई करेंगे, फिर हम अपने टॉपिक की ओर मूव करेंगे। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कल्टीवेशन है और नॉमेनक्लेचर। फ्लावर कल्टीवेशन इज फ्लोरी, क्रॉप कल्टीवेशन एग्रो के अंदर आता है, वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर, और फ्रूट पोमो। पोमो वर्ड जहां भी आए दैट इज रिलेटेड टू फ्रूट इन बायोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। यहां एक ऑप्शन और होना चाहिए था, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज वर्मी कल्चर। अब देखिए, आपसे पूछ रहे हैं वर्मी कल्चर क्या है। हमने जो लास्ट सेशन किया है वहां मैंने आपको बताया था कि कल्चर वर्ड जब आए तो हम उसे रेज करना, पालन पोषण, रख रखाव, उससे रिलेट करते हैं। तो कल्चर तो हो गया रेज करना। ठीक है, और वर्मी, वर्मी वर्ड आता है वर्म्स के लिए। इसके लिए वर्म्स के लिए। अब वर्मी से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट सुनते हैं। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है ये? वर्मी कंपोस्ट बनते देखा है आपने? बनाया है कभी वर्मी कंपोस्ट? वर्मी सेली आपने सुना होगा। वर्मी सेली हम खाते हैं, सेवई जो होती है उसको वर्मी सेली कहते हैं। वर्म्स की जैसा दिखता है इसलिए वर्मी सेली उसको बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर। तो वर्मी मतलब वर्म्स। आंसर क्या होगा? द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक्स किससे डील करेगा? जेनेटिक्स किस चीज की स्टडी है? हेरिडिटी की। हमने क्या इनहेरिट किया है, क्या इनहेरिट नहीं किया, वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स हमें क्या बदलाता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी। अब देखिए, जेरेंटो वर्ड आता है ना, तो जेरेंटो वर्ड रिलेटेड होता है ओल्ड एज से। ठीक है, जेरेंटो वर्ड जहां भी आएगा उसको हम एज से ही रिलेट करेंगे। तो यहाँ जेरेंटोलॉजी है, मतलब एज की स्टडी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। मैंने आपको वैसे भी बोला है कि बायोलॉजी में वर्ड डिसोसिएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और बायोलॉजी ही क्यों, पूरे साइंस स्ट्रीम में भी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ वर्ड डिसोसिएशन बहुत मैटर करता है। आपको वर्ड्स को तोड़ना आना चाहिए। मैंने, जब हम साइंस के ब्रांचेस को डील कर रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था कि किसी भी वर्ड को प्रीफिक्स और सफिक्स में तोड़िए। जनरली जो सफिक्स होगा वो कॉमन ही होगा, जनरली लोगस होगा या कल्चर होगा, है ना। प्रीफिक्स का मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि उसके रिलेटेड वर्ड कहीं और भी आए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? द स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स किसको बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी को। नेक्स्ट क्या है हमारा नया टॉपिक? सेल, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल यूनिट। अभी हम सेल बायोलॉजी को पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेल से। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल डिफाइन करता है कि कोई भी चीज जिंदा है या मुर्दा है। सेल डिफाइंस लाइफ। किसी के अंदर सेल है तो वो जीवित है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? तो सेल। इसको डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने किया था, डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट्स को हम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक, इनका नाम किसके लिए आता है?
कि इन्होंने डेड सेल के बारे में बताया कि भाई डेड सेल है। फिर नाम आता है लिवन का, लिवन है ना। इन्होंने लाइव सेल्स के बारे में बताया। और एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने किसके बारे में हमें बताया कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, दैट इज न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो ये 3 साइंटिस्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्वेश्चंस इन पे बन जाते हैं। ठीक है, अब सेल पढ़ा है हमने, तो सेल थ्योरी के बारे में भी जानते हैं। सेल थ्योरी के अंडर हम 3 साइंटिस्ट्स को पढ़ते हैं। किनको किनको? स्लेडन को पढ़ते हैं, श्वान को पढ़ते हैं, और विर्चो। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। स्लेडन ने कहा कि जितने प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर मेड ऑफ एनिमल, मेड ऑफ सेल्स। स्वान ने कहा एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स। और विर्चो ने कहा कि जितने भी सेल्स बन रहे हैं वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। जो सेल्स पहले से मौजूद हैं वही डिवाइड हो रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैं फिर बता दूं आपको कि जितने साइंटिस्ट्स के नाम हमने लिखे हैं, इनके नाम और इनके कंट्रीब्यूशन को एग्जाम में पूछ लेते हैं। जनरल साइंस के सेक्शन के अंदर एग्जामिनेशन में इन साइंटिस्ट्स को कभी न कभी पूछा ही गया है, इसलिए ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर से पहले हमें पढ़ लेना चाहिए कुछ सेल के बारे में। सेल के शेप और साइज के बारे में कभी कभार इस पे क्वेश्चन बनता है, कोई फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फॉर आवर इंफॉर्मेशन हमें ये जानना जरूरी है कि सेल शेप और सेल साइज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, सेल शेप किसी भी शेप का ये हो सकता है। जनरली फॉर द ईज ऑफ आवर स्टडी हमने अपने अध्ययन के लिए भी कुछ चीजों को सरल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने बांटा हुआ है इसको बैसिलस, जो रॉड नुमा शेप होता है, बैसिलस, विब्रियो, कोकस, स्फेरिकल होता है ये, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है ऐसा, स्फेरिकल, कॉकस, स्फेरिकल को बोलते हैं, और स्पिरिलियम। ठीक है, जनरली इन शेप्स के अंदर हम सेल को पढ़ते हैं। सेल साइज अगर देखें तो ये माइक्रोमीटर से लेके मीटर तक के साइज का हो सकता है। अगर बैक्टीरियल सेल को देखें, सेल साइज की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये 0.3 माइक्रोमीटर का भी होता है। अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, वो कौन सा है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लॉन्गेस्ट सेल कहते हैं। ये माइक्रोमीटर तो छोड़िए, ये 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है ना, ये 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है, ये फुट में होता है। 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास एक न्यूरॉन हो सकता है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये क्या होता है? लार्जेस्ट। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी की अगर बात करें, आरबीसी ह्यूमन, तो ये 0.7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। तो इस
तरह से सेल के साइजेस वेरी करते हैं। ओके, आगे हम मूव करते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल को हम वन बाय वन इसके ऑर्गेनेली को भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेल का आउटर मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट सेल हम देख रहे हैं तो वो क्या होगा, सेल वॉल होगी, सेल वॉल। वहीं अगर ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन विल बी द आउटर लेयर। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके अंदर भरा होता है द्रव्य, फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम कहें न्यूक्लियस के अंदर अगर यही द्रव्य होता है, यही फ्लूइड अगर न्यूक्लियस के अंदर होता है तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब कुछ ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर के आउटर लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। बीच में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ये देखिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा हुआ, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक झिल्लियां। ठीक, यहीं पे अगर हम देखें तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलेंगे गोल्जी बॉडीज, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय। ये वेसिकल्स होते हैं जो गोल्जी खुद रिलीज करता है। ठीक, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे ऑर्गेनल्स लगे होते हैं। अगर चिपके हुए तो इनको कहते हैं राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होंगे वो होगा रफ, जो नहीं होगा, वो जहां नहीं लगे होंगे उसको बोलेंगे स्मूथ। अब और ऑर्गेनल्स हम देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्या होगा, ऐसे ही घूम रहे होंगे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। ये लाल लाल डॉट 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 जो है ये क्या है, लाइसोसोम्स। ठीक, सेंट्रोसोम्स। तो कुल मिला के इतने ऑर्गेनल्स, और एक प्लास्टिड्स छूट गया, अगर प्लांट्स होंगे तो कुछ प्लास्टिड्स भी होंगे, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो कुल मिला के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो यही है। ठीक है, फिर हम बाद में न्यूक्लियस के अंदर भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम क्या करेंगे कि एक एक ऑर्गेनली को डिटेल में पढ़ते हैं,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार मार्क कर रही हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों? क्योंकि हम टॉपिक से डाइग्रेस नहीं होंगे, कि अगर हम कोई किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी ऑर्गेनेली को पढ़ रहे हैं, तो उतना ही पढ़ेंगे जहां तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो साइंस इनफाइनाइट है, कहाँ तक पढ़ेंगे, पीएचडी यहाँ हमें नहीं करनी। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने, ये सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है जो किताबों में होता है जनरली, वो बना हुआ सेल का स्ट्रक्चर जिसको हमने रफली ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारे मेमोरी में वो एम्बेड रहे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस लास्ट सेशन में रह गया था, इसलिए क्योंकि लास्ट सेशन में हमने सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पढ़े थे। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को बताना जरूरी इसलिए है कि क्योंकि अब हम न्यूक्लियस से फैमिलियर हो चुके हैं कि न्यूक्लियस क्या है, तो यह हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो हमने देखा जो केंद्रक है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इस न्यूक्लियस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम सर्कुलर इन शेप, ठीक है, और यहां मोर देन वन क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड, और यहां मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब पूछेंगे ये मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? अभी जब हम लेक्चर को शुरू करेंगे तो लास्ट तक जाते जाते सेशन के खत्म होने से पहले आप समझ जाएंगे कि कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास कोई बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। ये सेशन के खत्म होते होते आपके दिमाग में छप जाएगी बात। ठीक है, तो चलिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिवीजन के डिफरेंस को हम समझ गए हैं। मोटा मोटी तौर पे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं सेल वॉल से। पहले ऑर्गेनली जो हमको पढ़नी है सेल की, वो क्या है? वो सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल को हमने क्या देखा? बाहरी लेयर, आउटर लेयर। अब जो बाहर की तरफ होते हैं, बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े हैं, उनका काम क्या है? बैरियर बन के खड़े रहना, प्रोटेक्शन करना हमारा, है ना। बॉर्डर पे कौन रहेंगे? जो बॉर्डर पे कौन से लोग हैं जो हमारा बचाव कर रहे हैं? जो अंदर रहने वाले ऑर्गेनल्स हैं, सेल वॉल उसका बचाव कर रही है, उसके लिए एक बैरियर का काम कर रही है। तो ये इसका क्या है? फंक्शन है। क्या फंक्शंस है? कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करती है, बैरियर बनी रहती है, और सेल टू सेल इंटरैक्शन। अब सेल टू सेल इंटरैक्शन है ना, सेल वॉल से ही दूसरी सेल वॉल जुड़ेगी एक सेल की दूसरी सेल से, तो ये सेल टू सेल इंटरैक्ट करती है। तो सेल वॉल के ये फंक्शंस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनली का फंक्शन याद होना। इसके 4 फंक्शन है: सेल शेप, प्रोटेक्शन, बैरियर और सेल टू सेल इंटरैक्शन। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन क्या है? कोशिका झिल्ली। हमने जब सेल बनाया, अभी सेल का स्ट्रक्चर तो देखा, ये सेल वॉल और सेल के अंदर एक और मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है। ठीक है, ये बना किसका होता है? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या चीज लिखी है कि अगर देखते हैं, इसमें लिपिड टेल टू टेल जुड़े होते हैं ऐसे बाई लेयर बना के। ये स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, इसलिए इसको बाई लेयर कहते हैं। ठीक है, ऐसे सजे हुए हैं तो होते हैं इसमें फॉस्फोलिपिड्स। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जिसको दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। इसको सिंगर निकोलसन मॉडल भी कहते हैं। इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बनता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था सेल मेम्ब्रेन में? तो वो दिया था
सिंगर और निकलसन ने। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल को हम पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि फ्लूइड और मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकलसन ने। क्वासी फ्लूइड नेचर, ये क्या लिखा है, क्वासी फ्लूइड। क्या होता है क्वासी फ्लूइड, क्वासी जहां लग जाए दैट इज नॉट क्लियर, ना ये सॉलिड होता है ना ये लिक्विड होता है। क्वासी फ्लूइड, जहां जरूरत पड़ती है ये लिक्विड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, और जहां पे इसको स्ट्रक्चर देना है वहां ये सॉलिड का भी कैरेक्टरिस्टिक रखता है। दैट्स व्हाई इट इज क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड नेचर, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों नेचर है इसका। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। हमारा अगला ऑर्गेनल है, उससे पहले फंक्शंस दे रखा है सेल मेम्ब्रेन का, वही सारी बातें। सेल ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आउटर लेयर है तो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, सेल ग्रोथ, सेक्रीशन, सेल डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, ये किसके फंक्शंस हैं, सेल मेम्ब्रेन के। अगला प्रोटोप्लाज्म, अभी हमने जब पीछे हमने सेल देखा था तो सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर था न्यूक्लियोप्लाज्म, उन दोनों को जोड़ के क्या बनाया था, प्रोटोप्लाज्म। ये जीव द्रव्य कहलाता है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, जो 76% इसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम अगर अपने जो हमने एक रफ डायग्राम बनाया था सेल का, उसमें अगर देखें तो हमने कहाँ रखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, और यहां हमने ये बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम इसको पढ़ रहे हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अब हमने देखा कि कहाँ अटैच था, अटैच्ड विद न्यूक्लियस, हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। ये इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। कैसे करते हैं अभी हम पढ़ेंगे। ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से अटैच्ड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन, सब कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज होके जो न्यूक्लियस में है, उस प्रोटीन को का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, जो भी खाना न्यूक्लियस के अंदर पक रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा करेगा, कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप वैसे ही समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट में अगर कहीं खाना बन रहा है और हमने ऑर्डर किया है तो वो एक डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट रखेगी जो हम तक खाना पहुंचाएगा। तो न्यूक्लियस से खाना उठा के आगे बढ़ाना जिसको रिक्वायर्ड है जिन ऑर्गेनल्स को, वो किसका काम है, डिलीवरी एजेंट का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसलिए क्या लिखा है यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। और अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे ये बॉल्स लगे हुए हैं, इसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स इसके ऊपर लगा होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन इसका काम हो जाता है। क्या काम हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। मेजरली इसका क्या काम है, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। अब आपको इसके स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ खाना बन रहा है, ये डिलीवरी एजेंट है, और जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं, बाकी ऑर्गेनल्स नीडी हैं जिसको वो खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल क्या है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी काय भी इसे कहते हैं। हमने स्ट्रक्चर जो सेल का बनाया था उसमें क्या बनाया कि एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, और यहाँ गोल्जी बॉडीज भी होते हैं बहुत सारे, तो ये गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, ठीक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कंटिन्यूड।
अब इसका क्या काम है, यहां खाना बना, ये खाना गया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये खाना कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करेगा, यहां से पहुंच जाएगा ये गोल्जी बॉडीज में। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को प्रोटीन मिला है तो गोल्जी बॉडीज इसको क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन में काम है गोल्जी बॉडीज का। सिमिलरली अगर इसको लिपिड्स मिला है, अगर लिपिड्स मिला है तो ये लिपिड को क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज का काम क्या है, प्रोसेस करना, फूड को प्रोसेस कर देना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ, तो इसका फंक्शन क्या बन जाता है, स्टोर्स, प्रोसेस, पैक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्लांट्स में ये ज्यादा होते हैं नंबर में, उनको क्या कहते हैं, डिक्टायोजोम्स। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक, होप क्लियर है। अगला हमारा ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स। कमाल का ऑर्गेनल है ना ये, लयनकाय, आत्मघाती बैग है ना, सुसाइडल बैग्स। अब ये लाइसोसोम्स क्या चीज है, सेल है, सेल के अंदर छोटे 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 ये बॉल्स हैं लाइसोसोम्स। अब इस लाइसोसोम्स को पहले देखते हैं, डिस्कवर किसने किया था, डी ड्यूव ने किया था। इस लाइसोसोम्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सारा खेल इसी का है। इसका फंक्शन क्या है कि कई बार सेल के अंदर जो ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो ये कभी इनमें ये कभी मर जाते होंगे, कभी इनको चोट लग गई तो ये सड़ने लगते होंगे। कई बार हम देखते हैं घर में भी अगर हमें चोट लग जाती है तो वो एरिया उतनी दूर ब्लैक हो जाता है ना, काला पड़ जाता है वो एरिया। तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई सेल मर रहा है या सेल के अंदर का ऑर्गेनल ही मर रहा है। तो अब उस मरी हुई चीज को अगर हम अंदर ही छोड़ देंगे तो वो चीज आसपास सड़ने लगेगी। तो लाइसोसोम्स का काम क्या है, अपने अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को निकालना, उस पर छिड़कना और उसको मेल्ट कर देना, वो वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का काम क्या है, जितने भी वर्न आउट, टीयर आउट ऑर्गेनल्स हैं या सेल्स हैं उनकी सफाई करना, ये लाइसोसोम्स का काम होता है। ठीक है, क्या लिखा है, contains hydrolytic enzymes, intracellular digestion of worn out cells known as suicidal bags। इसलिए इसको, और अगर इसको लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है तो ये खुद को भी मार लेता है। फास्टिंग में अगर आप देखते हैं तो लाइसोसोम्स भी मरने शुरू हो जाते हैं। तो सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है कि नॉट फाउंड इन आरबीसी ऑफ मैमल्स। अब बोलेंगे कि आरबीसी भी तो मरता है, 120 दिन के आसपास उसकी लाइफ स्पैन होती है, तो जब ये मर जाता है तो इसकी सफाई कौन करता है, जबकि यहाँ लिख रहे हैं कि आरबीसी में लाइसोसोम्स होते ही नहीं है। तो हमने पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा भी फाउंडेशनल कुछ याद है पहले का और नहीं याद है तो मैं दिला देती हूँ याद, कि आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होता है। इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, स्प्लीन हमारे बॉडी का एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो क्योंकि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होता है तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने कहा जाता है स्प्लीन में, वो स्प्लीन में जाके मरता है। ठीक है, क्लियर है, ये याद रहेगा कि स्प्लीन की आरबीसी में मैमल्स की आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं होते। ठीक है, अगला हमारा वैक्यूल, रिक्तिका या रसधानी। रसधानी शब्द बहुत अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये फ्लूइड से ही भरा होता है। अभी हमने लिवनहॉक का भी नाम पढ़ा था कि लाइव सेल लिवनहॉक नहीं देखा था, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लिखा है कि इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और लार्जर इन साइज इन प्लांट्स, प्लांट्स में इनका नंबर कम होता है लेकिन साइज लार्जर होता है क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। प्लांट को फ्लूइड की बहुत जरूरत है,
पानी भरा होता है। हमारे शरीर में जो इतना हम कहते हैं 70% से ज्यादा हम पानी ही हैं, ह्यूमन बॉडी मोर देन 90% वाटर ही है, तो वो कहाँ है पानी सारा बॉडी में? ये वैक्यूल्स ही हैं जो पानी को समेट के रखते हैं, ठीक है। स्मॉल इन एनिमल सेल्स, छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं कहाँ? एनिमल सेल में। चलो, तो वैक्यूल्स के बारे में और एक चीज क्या जानना है हमें, कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये जरूर याद रखेंगे, और ये भरा होता है पानी से, फुल ऑफ वाटर। सरल भाषा में इसको हम ऐसे ही समझेंगे। अब बिफोर दिस हम एक चीज को समझते हैं, राइबोसोम से पहले हम इसको कंक्लूड कर लें एक बार, कि हमने पढ़ा, कहां से शुरुआत किया हमने शुरुआत किया एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, ठीक है, जो न्यूक्लियस से अटैच था, जिसका काम था न्यूक्लियस से खाना लेके आगे पहुंचाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर हमने गोल्जी बॉडीज पढ़ा, गोल्जी निकाय, इसका काम क्या था? ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म किसको करना? जो खाना मिला है उसको स्टोर भी कर लेना, और जरूरत पड़े तो उसको उसका रूप भी बदल देना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्जी बॉडीज के बाद लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, और फिर हमने पढ़ा वैक्यूल्स, ठीक है। ये सब मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये कभी पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन हमारा जानना जरूरी है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहते हैं। इन सभी में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इन सब के चारों तरफ एक लेयर बनी हुई है, और ये लेयर के अंदर बंद है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। जो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं राइबोसोम्स पे। क्या है राइबोसोम? सबसे पहले तो जाने कि पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। हमने पढ़ा था पीछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो डॉट 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 लगे होते हैं, जो उसको एक रफ स्ट्रक्चर देते हैं, वो क्या होते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये लिखा भी है कि अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज का बना होता है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन का ये बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम्स, ठीक है। ऑफ इट फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, ये आराम से साइटोप्लाज्म में घूमता है। अब हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें मेम्ब्रेन नहीं है वो मौजूद होंगे। तो हम भी पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स मिलते हैं, और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स। तो अब ये देखते हैं कि ये 70s और 80s राइबोसोम्स क्या हैं। ये जितने राइबोसोम्स है ना, ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। इस लार्जर सब यूनिट का काम क्या होता है? एमिनो एसिड को जोड़ना, एमिनो एसिड को जोड़ना। और इस स्मॉलर सब यूनिट का काम क्या होता है? एमआरएनए को रीड करना। इसका काम क्या होगा कि ये एमआरएनए को, जो मैसेंजर आरएनए होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको डिकोड करने के लिए वो जो मैसेंजर आरएनए आगे को बढ़ेगा, वो उसको कौन रीड करेगा, उसके कोड को कौन पढ़ेगा? ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और तब जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक। तो ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये लार्जर सब यूनिट हो गया। इन दोनों का फंक्शन आपने देख लिया। और राइबोसोम का काम क्या है? सेल ग्रोथ करने का और रिपेयर करने का। अभी हम 70s और 80s को समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये S क्या है। ये S है श्वेत वर्ग यूनिट। श्वेत वर्ग यूनिट क्या होता है कि हमने बहुत सारे राइबोसोम्स पानी में डाला, उसको स्टर कर दिया, खूब मिला दिया, जो सबसे पहले नीचे जमेगा वो उसका सेडिमेंटेशन रेट होगा कि कितनी देर में वो सेडिमेंटेशन, वो कितनी देर में वो जम रहा है नीचे, उसी को कहते हैं श्वेत वर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन रेट। और उसी के बेसिस पे ये बना है 70s और 80s। यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता है, सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से इसके यूनिट्स डिसाइड होते हैं। कैसे डिसाइड होते हैं कि 70s में
50s और 30s लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। 80s में 60s और 40s, ये इन दोनों के सब यूनिट्स हैं। 70s कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार सवाल पूछ देगा आपसे कि 70s राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो हो सकता है उस वक्त हमें बस ये याद आए कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का ये क्लोरोप्लास्ट ये दोनों दे दे, तो आप इसको याद रखेंगे कि 70s राइबोसोम हमारे सेल के अंदर दो ऑर्गेनेली हैं। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक, और 80s किसमें? यूकैरियोटिक, जो हम हैं। ठीक, सेंट्रोजोम अभी आ गया। तारक का या केंद्रपिंड, केंद्रपिंड, इसको डिस्कवर किसने किया था? बवेरी ने। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं सेंट्रोजोम्स। अभी हम सेंट्रोजोम्स को भी आगे देखेंगे, फिलहाल जानेंगे कि ये एक ऑर्गेनेली है। काम क्या है इसका? स्पिंडल फॉर्मेशन इन सेल डिवीजन। अभी जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जब सेल बनेगा और क्रोमोजोम्स अलाइन होंगे, ठीक है, क्रोमोजोम्स, तो सेंट्रोजोम्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये अभी हम सेल विभाजन में पढ़ेंगे कि सेंट्रोजोम का, वहां हम फंक्शन देखेंगे कि सेंट्रोजोम का फंक्शन मेन क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है होती है, इसको हम सेल डिवीजन में देखेंगे। अगला है साइटोस्केलेटन, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? देखिए नाम क्या है इसका? स्केलेटन। हमारे अंदर भी स्केलेटन है। क्या देता है? हमें एक ढांचा देता है, शरीर का एक ढांचा, एक फ्रेम हमें देता है स्केलेटन। तो इसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो ये सेल को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है और सेल शेप देता है, उसको एक शेप भी देता है। कौन? साइटोस्केलेटन। अब आते हैं हम हमारे, हमने दो तरह के ऑर्गेनेल्स पढ़े। कौन कौन से? एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखा हमने। क्या क्या देखा उसमें? देखा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। फिर हमने देखा राइबोसोम्स, फिर देखा हमने सेंट्रोसोम्स, फिर देखा हमने साइटोस्केलेटन। राइबोसोम्स फ्री फ्लोटिंग है, सेंट्रोसोम्स ये सब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब जो हम अभी से माइटोकॉन्ड्रिया से हम जितने भी ऑर्गेनल्स देखेंगे, ये सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनकी दो आउटर लेयरिंग होगी। ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पढ़ते हैं सूत्र कणिका बोलते हैं इसको। इसको डिस्कवर किसने किया था? ऑल्टमैन ने। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनता है एटीपी। ये कैसे बनता है? क्रेब साइकिल से। अब जब हम प्लांट्स को पढ़ेंगे तो वहां क्रेब साइकिल को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एटीपी, NADH2, FADH2 ये सब कैसे बनता है। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प में वे में और बहुत समराइज्ड वे में इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये समझते हैं कि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है और ये एटीपी वो दे रहा है और ऑर्गेनल्स को जीने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इसी एटीपी से मैं इतना बोल पा रही हूँ। तो ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल है ये। सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल 70s, दोनों ही कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे सेल ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मिल रहा है और किसमें और डीएनए मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, सेल ऑर्गेनेली के अंदर राइबोसोम्स हैं, कहाँ लगे हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे डॉट 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 हमने पढ़ा था। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70s राइबोसोम मिल रहा है। कई बार हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल inside
एंड यूकैरियोटिक सेल। ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि सिंगल सर्कुलर डीएनए है और आरएनए मॉलिक्यूल्स है, और इसके अंदर ही होता है क्रेब साइकिल। अगला ऑर्गेनल क्या है हमारा, प्लास्टिड्स। जैसे हमने देखा था कि सेंट्रोजोम्स जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोजोम्स का क्या काम था, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो सेंट्रोजोम एक ऐसा ऑर्गेनली है जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। सिमिलरली ये प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कहाँ मिलता है, सिर्फ प्लांट में। ठीक है, प्लांट सेल में मिलता है प्लास्टिड्स। डिस्कवर्ड बाय शिम्पर। किसने डिस्कवर किया, शिम्पर ने। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। मैंने बोला आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कहाँ मिलता है, प्लांट सेल और एल्गी में। क्या करता है, इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, पिगमेंट सिंथेसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 तरह के होते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। हैव देयर ओन डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो गई है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है डीएनए। इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70s राइबोसोम्स कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब ही कलर। फोटोक्रोमिक चश्मा पहनते हैं हम, फोटोक्रोमिक चश्मा लोग पहना करते थे गर्मियों में, क्यों, लाइट पड़ने से क्या हो, चश्मा का कलर बदल जाए। फोटोक्रोमिक, क्रोम मतलब लाइट। तो क्रोमोप्लास्ट जो आपको कलर दे रहा है, येलो, रेड, ऑरेंज। लाइकोपिन, टमाटर लाल क्यों है, लाइकोपिन की वजह से। कैरेट, गाजरी क्यों दिखता है, कैरेटिन की वजह से। सिमिलरली अगर बीट रूट की बात हम करेंगे, कि बीट रूट जो चुकंदर होता है उसमें क्या होता है, विटामिन। ठीक है, तो ये जो कलर आप देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, अगला है ल्यूकोप्लास्ट। इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको जनरली व्हाइट के लिए आता है, कलरलेस, दैट इज कलरलेस, है ना, इसलिए ल्यूको। आपने और कहीं ल्यूको पढ़ा है, ल्यूकोडर्मा सुना होगा आपने। जब स्किन देखेंगे आप व्हाइट हो जाए, स्किन अपने ओरिजिनल कलर से, बहुत लोगों को देखेंगे स्किन की उनकी ओरिजिनल कलर हटके वहां व्हाइट व्हाइट पैचेस हो गए हैं, दैट इज ल्यूकोडर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमने शुरू में ही देखा कि न्यूक्लियस के पहले स्ट्रक्चर को एक बार देख देते हैं ओवरऑल। ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। इसके बीच बीच में होता है छेद, है ना, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जुड़ जाता है, या फिर जो न्यूक्लियस में खाना बनता है वो इसके थ्रू इनसाइड और आउटसाइड का काम होता है ना। और न्यूक्लियस के बीचों बीच होता है एक ऐसा डेंस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस। ये जो धागा धागा आपको दिख रहा है ये क्रोमैटिन है। ठीक है, और इसके अंदर जो द्रव्य मिलता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमने शुरू में ही देखा कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर क्या मिलता है, साइटोप्लाज्म। दोनों जुड़ के क्या बन रहा था, प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है। ठीक, अब एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं कि किसने ढूंढा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। हमने शुरू में ही देखा न्यूक्लियस प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। कंट्रोल रूम कहते हैं इसको, क्योंकि क्रोमैटिन ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हमने ये देखा कि ये जो क्रोमैटिन है ये किसका बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन का। ये जो क्रोमैटिन, ये जो धागा धागा है, ये जो क्रोमैटिन है ये किसका बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन का। डीएनए का काम क्या है, हेरिडिटरी, आप आगे आपके जनरेशन को, आपके जीन्स को पहुंचाना, है ना। तो इनहेरिटेंस काम किसका है, डीएनए का, और वो डीएनए क्रोमैटिन में है। इसलिए क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को, कंट्रोल रूम।
कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, बिल्कुल, क्योंकि क्रोमेटिन में डीएनए है, डीएनए में जीन, तो हेरिडिटरी मटेरियल को भी रखता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं, सारा कमांड का काम कर रहा है। इनक्लोज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, फिर से आ गया डबल मेम्ब्रेन। कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली हमने पढ़ा पहले? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और अब ये न्यूक्लियस। देखिए कहानी यही नहीं खत्म होती है, अभी हमें और पढ़ना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है, तो हमारा जो अगला सेशन होगा वो इस पे बेस्ड होगा कि क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, डीएनए से आगे हम पढ़ेंगे जीन को, डीएनए किसका बना होता है, ट्रांसक्रिप्शन की डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस उसको पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे सेल साइकिल कि अब इन क्रोमेटिन्स का क्या यूज है, जो हमने पीछे सेंट्रोजोम पढ़ा कि ये सेल्स डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के अंदर ये सारे प्रोसेस क्या हो रहे हैं, और उसके बाद जब हम अपने सेल को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एंटर करेंगे सेल डिवीजन में, दैट इज सेल साइकिल, जिसमें हम माइटोसिस मियोसिस को पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसको एक बार उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई कर लेते हैं कि विच ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। कितनी बार बोला आपको कि डीएनए किसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अलावा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। अगला, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं मिलता है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिलता है ना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मिलता है। नेक्स्ट, which of the following organelle is called the power house of the cell? कौन सा होता है पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है ना हमें, क्योंकि एटीपी बनती है, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी से पावर मिलता, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिर से वही सवाल आ गया। हाँ, अब कह रहा है प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? कौन करता है प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस से निकला हुआ है, न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन है? राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर खाना बन रहा है, वो खाना जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। तब नेक्स्ट सेशन अगला हमारा नेक्स्ट सेशन किस पे होगा? जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के इनसाइड घुसेंगे हम, क्रोमेटिन, डीएनए, जीन्स को डिस्कस करेंगे और सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्पिरा बाय उपासना। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टडी अ लॉट।